शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, एक चीज जो जी न्यूज शुरुआत से लेकर अब तक कहता रहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे, ये बात आज पूरी तरह से साबित हो गई। 3 से 4 बड़ी बातें। नंबर 1, टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे। ये दंगे कोई अचानक नहीं, सुनियोजित तरीके से प्लान्ड दंगा था दिल्ली में। ये दूसरी बड़ी बात जो जी न्यूज शुरुआत से कहता रहा। तीसरी बड़ी बात, आपको याद होगा ट्रंप दौरे के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दौरे के दौरान दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की गई। यह भी हम शुरुआत से कह रहे थे कि ट्रंप साहब दिल्ली में होंगे, इस दौरान दिल्ली में आग लगाई जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बने। यह चीज आज साबित हुई। और ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन दंगों का मास्टरमाइंड। ये सारी चीजें जी न्यूज शुरुआत से कहता आ रहा है कि सीए प्रदर्शन की आड़ में दंगों का प्लान बनाया गया। अब आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसके जो ब्रीफ नोट है वो मेरे पास इस वक्त है, और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है ताहिर हुसैन ने 1 करोड़, दंगों का खर्च सुन लीजिए आप, कितना खर्चा आया दंगे कराने के लिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए में यह दंगा हुआ। ताहिर हुसैन की दंगा फैक्ट्री उसके घर से चली। 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसने खर्चे। ये सब चार्जशीट में है। ताहिर हुसैन सीएए और एनआरसी विरोधियों से मिला। ताहिर हुसैन, यहां पर आपको टुकड़े टुकड़े गैंग की भी एंट्री हो गई है। उमर खालिद, आपको याद है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाला, उमर खालिद से भी मिला था ताहिर हुसैन। ये सारी चीजें चार्जशीट में है। और इस चार्जशीट में कुछ हैरान कर देने वाली चीजें, अब जो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि कितनी खौफनाक साजिश थी दिल्ली में दंगों को लेकर। इसमें लिखा गया है कि जो एक्यूज हैं, जो आरोपी हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चैट्स थी दंगों को लेकर, उसमें क्या क्या लिखे हैं मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा, दंगे की हालत में घर की औरतें क्या करें। इसमें लिखा है कि घर में गर्म खौलता हुआ पानी और तेल का इंतजाम करें लोगों पे डालने के लिए। खौलता हुआ तेल, गर्म पानी। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर शैंपू, सर्फ डालें, तेल डालें। कोई अधिकारी, अगर कोई जांच एजेंसी पुलिस ऊपर आती है तो ऊपर ना पाए। लाल मिर्च, गर्म पानी, पाउडर का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें दिल्ली दंगों की जो पूरी साजिश है उसको डिकोड कर रही है चार्जशीट। इसमें लिखा है तेजाब की बोतलें घर में रखें, दरवाजों को मजबूत करें और आयरन वाला गेट लगवाएं, कोई अंदर ना आ पाए, क्योंकि दंगा फैक्ट्री तो ऊपर चल रही थी। आगे सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। लोहे के दरवाजों में इलेक्ट्रिक स्विच से करंट का इस्तेमाल करें, कोई छुए तो वैसे ही करंट से मर जाए। कार बाइक्स के पेट्रोल निकाल कर रखें। बालकनी टेरेस पर ईंट के पत्थर रखें। पेट्रोल बम तैयार करें। गुलेल तैयार करें। ये देखिए, गुलेल तैयार करें। इसमें लिखा गया, जो गुलेल हमने आपको दिखाई भी थी। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ते का इंतजाम करें। बिल्डिंग के सारे मर्द हजरात एक साथ बिल्डिंग ना छोड़ें, एक साथ ना छोड़ें। कुछ लोग फीमेल सेफ्टी के लिए रुकें। मतलब ये दंगों की पूरी प्लानिंग थी। ताहिर हुसैन दंगों का मास्टरमाइंड। अब पूरी पोल खुल चुके हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग ने रचे दिल्ली में दंगों की साजिश, टुकड़े टुकड़े गैंग ने रची। ये ब्रीफ नोट, चार्जशीट जो आज दायर की गई है। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, तहसीन पूनावाला, फारूक खान साहब मेरे साथ हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं, इश्करण सिंह भंडारी हैं, और इफ्रा जान भी है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, अब तो एक लाइन में कह सकता हूं ना मैं भैया, टुकड़े टुकड़े गैंग ने रची दिल्ली में दंगों के साजिश, टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे। अब तो किसी को बुरा नहीं लगेगा ना कि जी न्यूज टुकड़े टुकड़े गैंग को टारगेट कर रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे थे ट्विटर पर शर्जील इमाम मेरा हीरो हैशटैग एक चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है शर्जील आर लीडर, मतलब चिकन ने काटने वाला कुछ लोगों का हीरो है। टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराया दिल्ली में दंगे। गौरव भाटिया, देखिए अमन जी, आपने कैसी बात कह दी। आपने कहा किसी को बुरा नहीं लगेगा। जो भारतीय हैं वो तो ये सच जानते थे जब ये सारे वीडियो चित्र आपके चैनल पे भी दिखाए जा रहे थे, जी न्यूज पे। लेकिन आज कई ऐसे भी दिल हैं जिनके दिलों में सांप लौट रहे हैं, जिनको दुख हो रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर पकड़े कैसे गए। ये तो चाहते ही नहीं थे कि पकड़े जाएं। और आपने सही दिया, एक जो बातें बताई, जो तथ्य रखे। खोलते तेल और पानी का इंतजाम महिलाएं कर रही हैं। लोहे के दरवाजों में करंट आए,
तेल डाल दीजिए सीढ़ियों में कि पुलिस वाले फिसल जाएं। और मत भूलिएगा किस तरह से अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे, ताहिर हुसैन और उनके भाई ने और 6 लोगों ने 400 बार चाकू से गोदा। उनका जो पार्थिव शरीर था वो नाले में मिला। जो व्यक्ति हमारे देश की सेवा करता है उसको चाकू से मार देना और उसके पार्थिव शरीर को नाले में डाल देना, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। दूसरी बात, ये दिल्ली को जलाने की साजिश थी। उमर खालिद भी आ अमित गया शाह सर। जी ने भी एक उमर खालिद का भी नाम है चार्जशीट में। बिल्कुल, मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना। बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अमित शाह जी ने यही बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा। और अंदर से आज हर दिल्ली वाले को, हर भारतीय को खुशी हो रही है कि ये चार्जशीट आई है। केवल उमर खालिद का नाम नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग का, शाह आलम जो कि भाई है ताहिर हुसैन, उसका भी नाम है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो कहती है हमने सस्पेंड किया है, अमानतुल्लाह खान का ट्वीट बता रहा हूं मैं, ये 31 मई का है। उन्होंने कहा है मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। मतलब अगर कोई दंगाई हो, लोगों की जानें चली जाए, तो ये धर्म की आड़ में फिर से सांप्रदायिक राजनीति करने लगते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। लेकिन गौरव, मुझे हैरानी इस चीज की है, गौरव मुझे हैरानी इस चीज की है, जब मैं ट्विटर पर ट्रेंड देखता हूं #शर्जील आर लीडर, शर्जील इमाम, मतलब देश को तोड़ने की, चिकन नेक काटने की धमकी देने वाला, उत्तर पूर्व को भारत से काट देने की धमकी देने वाला कुछ लोगों का लीडर है। लिबरल गैंग अभी भी शर्जील इमाम को बचा रही है, उमर खालिद को भी बचाएगी, मैं जानता हूं। फारूक खान साहब, अब तो इस प्रदर्शन को लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई नहीं कह पाएगा मेरे ख्याल से। सीए एनआरसी को लेकर जो कुछ हुआ, कैसे इस चार्जशीट में भी इसका जिक्र है कि एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्टर्स के साथ ताहिर हुसैन की मुलाकात और उसके बाद ये सारे दंगे। अब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक तो नहीं कहेगा ना इसको, जो दंगे हुए इस प्रदर्शन की आड़ में। फारूक खान साहब जी अमन भाई, जरा उतना ही समय दीजिएगा जितना मेरे बड़े भाई भाटिया साहब को दिया था। मैं सारी बातों को तथ्यात्मक तौर पर रखना चाहूंगा। पहली बात यह कि आपने कहा कि चार्जशीट आ गई है तो अब सारी बातें हो गई। आपको मैं जरा क्रिमिनल लॉ का बेसिक बता दूं कि चार्जशीट धारा 226 सीआरपीसी में फाइल की जाती है, 227 में प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट्स करता है और 27 में 227 में लोग डिस्चार्ज भी होते हैं। एक धारा है 167(2) सीआरपीसी की, जिसमें अगर आपने 60 दिन या 90 दिन जो ऑफेंस है उसके आधार पे अगर आपने चार्जशीट फाइल नहीं की तो आपको स्टैच्यूटरी बेल के राइट आपको ग्रांट हो जाता है। तो चार्जशीट जो होती है, किसी भी कार्डिनल प्रिंसिपल जो हमारा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसमें चार्जशीट जो है वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होती है, जो चार्जशीट में हो गया वही सत्य है। ये अभी एविडेंस टेस्ट होगा। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि किस पे चार्ज फ्रेम करे और किस पे नहीं करे। वो धाराएं ऐड भी कर सकती हैं, घटा भी सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात कही थी कि जहां तक दंगों की बात है, दंगा होना इस देश के, हमारे अस्तित्व के, हमारे डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा कलंक है। चाहे वो कोई भी कराए, चाहे वो ताहिर हुसैन कराए और मेरे लिए कपिल शर्मा कराए, कपिल मिश्रा कराए, मेरे लिए बराबर होंगे। मैं आपके डिबेट में पहले भी कह चुका हूं। तीसरी बात, अभी आपने चार्जशीट पढ़ी लेकिन आपने एक चीज ओमिट कर दी। अभी एक एक्यूज को बेल देते वक्त एडिशनल सेशन जज, मैं नाम नहीं लूंगा, एएसजे, उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ ही जा रही है। वाह वाह वाह! अरे भाई, आप ताहिर हुसैन अगर गलत है चढ़ा दो फांसी पे, हम साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। पर वो आदमी जो गोली मरवाता है सामने खड़े होकर, हमारा मंत्री है, मेरे मंत्री है वो, और उसके बाद वो आदमी जो एक भाजपा का पोस्टर बॉय है और वो भारत पाकिस्तान का मैच करवाता है दिल्ली की सड़कों पे, इवन अमित शाह जी ने उसको कंडेम किया है। तो हमारा कहना यह है, और आपने कहा ना कि जी न्यूज की बात पे मुहर लग गई, मुहर उस दिन लगेगी जिस दिन इस पे कोर्ट का फैसला आएगा। आप जरा हमारे संविधान को और हमारे जस्टिस सिस्टम को समझ लीजिए। मेरी बात शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन गौरव भाटिया साहब चूंकि भाजपा के प्रवक्ता है, वो आप उनकी बात आपको जरा समझ में आएगी, वो मेरे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता। पहली बात तो कोई पार्टी का प्रवक्ता हो ना हो, कोई अगर शख्स देश को तोड़ने की, चिकन नेक काटने की, देश से उत्तर पूर्व को काटने की बात करेगा, उसके लिए मेरे को कोई कानूनी सर्टिफिकेट या कानूनी किताब की जरूरत नहीं है उसको देशद्रोही कहने के लिए। क्या आप शर्जील इमाम को देशद्रोही नहीं मानते, जो देश को तोड़ने की या चिकन नेक काटने की बात करता है? बस इतना सवाल, आप मानते हैं देशद्रोही शर्जील इमाम, हाँ या ना? सर, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए अमन भाई, देशद्रोही
देशद्रोही तब तक नहीं किसी को, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी देशद्रोही तब तक नहीं कहूंगा जब तक आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाएंगे। मैं वो चाहे चिकन नेक काटने की बात करे भारत की, एक मिनट अमन भाई सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा जवाब दे दूं। मेरे लिए मतलब वो चाहे उत्तर पूर्व को देश से काटने की बात करे, अमन भाई कोई दिक्कत नहीं है। फारूक खान उसको देशद्रोही नहीं मानते। आज मुलाकात हो रही है डिबेट पे, तो संयम सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड में जवाब देता हूं। शर्जील इमाम ने अगर ये बात कही है, साबित होती है, अगर उसने ये कहा है कि चिकन, अगर सुन लीजिए, मैं आपको सुनाऊं, सुन लीजिए, आपको सुनाऊं फारूक भाई, वकील हूं मैं आपको सुनाऊं, कोर्ट की बात मानूंगा। सुन लीजिए अमन भाई, एक मिनट संयम रख लीजिए, 30 सेकंड। शर्जील इमाम ने अगर ये बात कही है, अगर नहीं कहता हूं कि सुन लीजिए महाराज, गलत, सुन तो लीजिए हुजूर आला। आप अगर मत कहिए, आप कहें तो मैं पूरा बयान आपको सुनाऊं। मैं ये कहूंगा पूरा बयान मैं आपको सुनाऊं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर आतंकवादी है, अगर कहूंगा मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी मैं अगर कहूंगा, क्यों? क्योंकि उन पे जब तक आरोप साबित नहीं होते मेरे देश के कानून के तहत, जब तक मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मेरे लिए शर्जील इमाम भी उतना ही बड़ा गुनहगार होगा जितना अनुराग सिंह ठाकुर होंगे, जितना अभी शर्जील इमाम, अभी यू आल्सो स्टैंड विद शर्जील इमाम अभी के केस में, ठीक है, आई एग्री। अभी के लिए आप भी शर्जील इमाम आपका नेता है, शर्जील योर लीडर, अभी के लिए ठीक है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, नहीं हूं मैं देश के अभी के लिए आप शर्जील इमाम को देशद्रोही नहीं मानते, ठीक? अभी के लिए शर्जील को आप देशद्रोही नहीं मानते। मैं आपको कहूं कि आप भाजपा के, मैं आपको कहूं अमन भाई कि आपका चैनल भाजपा का आधिकारिक चैनल है। आप मेरे को भाजपा का कहिए, कांग्रेस का कहिए, संघ का कहिए, देश का कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। जो देश को तोड़ने की बात करेगा मैं उसके खिलाफ ताल ठोकूंगा, बात खत्म। आप मेरा साथ दे ना दे, बीजेपी मेरा साथ दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने की बात करी फारूक भाई, जिस शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटकर भारत और उत्तर पूर्व को काटने की बात करी, वो मेरे लिए देशद्रोही है। आपके लिए नहीं है, आपकी सोच अलग हो सकती है। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर शर्जील इमाम, आपके लिए शर्जील हो सकता है नेता, ठीक है सर। आप भाजपा के आधिकारिक चैनल बन गए हैं, तो आपको ये बात बुरी लगी कि नहीं लगेगी? नहीं सर, पता दिक्कत ये है, देश की बात, मतलब देश की बात करना, बीजेपी की बात करना है, देश की बात करना, तो फिर ये तो आप बीजेपी को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, ये तो आपकी दिक्कत है सर। भाई मैं देश की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो बीजेपी देश की बात करती है। मैं देश की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो बीजेपी देश की बात करती है मतलब, तो फिर ठीक है भाई, आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं बीजेपी को, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला, ठीक है फारूक भाई, पूरा समय दिया मैंने अब आपको, जी पूरा समय दिया। अब 1 मिनट शहजाद पूनावाला, फिर तहसीन पूनावाला। पहले शहजाद, आपका 1 मिनट टाइमर चला रहा हूं मैं, 1 मिनट आपका शहजाद पूनावाला। मतलब शर्जील इमाम को देशद्रोही कहने के लिए कोई कानूनी मोहर की जरूरत है क्या? जो चिकन नेक काटने की बात करेगा, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, फिर ऐसे में तो फिर उमर खालिद भी मुझे लग रहा है मासूम हो जाएगा बेचारा, जो है मेरे ख्याल से। अमन जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने जेएनयू में खड़े होकर जो अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, उसके लिए इन्होंने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कातिल कह दिया। इनके लिए याकूब मेमन निर्दोष था, इनके लिए रियाज नायकू मैथ्स टीचर था, इनके लिए शाहरुख टिकटॉक स्टार का मॉडल था, और इनके लिए बुरहान वानी तो बच्चा था। तो इनसे क्या उम्मीद करते कि शर्जील इमाम के देशद्रोही को ये अपनाएंगे और बोलेंगे कि ये देशद्रोही था? ये तो क्लीन चिट देते रहेंगे, इधर उधर से वो कोई ना तो कोई दलील देते रहेंगे। सवाल आज ये है कि ताहिर हुसैन की दंगों की फैक्ट्री के साथ प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री चल रही थी, और वो प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री क्या थी? टुकड़े टुकड़े गैंग की ये प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री थी कि दिल्ली राइट्स को हिंदुओं का मुसलमान पर प्रहार बताओ। और इसीलिए राहुल सोलंकी, नितिन पासवान, अंकित शर्मा, रतन लाल, विवेक, ये कई सारे नाम थे जो सामने आ रहे थे, पर इन्होंने दबा दिया। और सिर्फ नैरेटिव क्या बनाया दुनिया भर में? देखो मुसलमानों पे हमला हुआ, ये इस्लामोफोबिया बढ़ गया, और ये दिल्ली के दंगे हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया। ये कई सारे पत्रकारों ने गल्फ न्यूज वगैरह में लेख भी लिखे। आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना, आज तो सच सामने आ गया, आज कम से कम हम मानेंगे कि ये हिंदुओं का किसी मुसलमान पे प्रति वार नहीं था, बल्कि ये करवाए गए दंगे थे, ऑर्गेनाइज दंगे, जिसके पीएफआई ने पैसे दिए और विदेश से पैसे आए। और सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बार बार आप ताहिर हुसैन को बचा रहे थे? क्यों बार बार आप ये सामने नहीं आने दे रहे थे कि शाहरुख ने ये किया? शाहरुख को तो एक पत्रकार ने, रबीश की रिपोर्ट जिसकी आती है, उसने बता दिया कि ये अनुराग है।
आप सोचिए किस हद तक दंगों की फैक्ट्री और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री चलती रही। आज दोनों का पर्दाफाश हो चुका है। तहसीन पूनावाला, आपका 1 मिनट। कुछ बचा आप कुछ कहने को? टुकड़े टुकड़े गैंग, ताहिर हुसैन से लेकर शर्जील इमाम, शाहरुख। तहसीन अमन भाई सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को दोबारा से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। दोबारा से जी न्यूज ने सब कुछ एक्सपोज किया, सत्य साबित हुआ जी न्यूज की सारी रिपोर्टें। लेकिन जी न्यूज एक्सपोज करते जा रहा था, ये पहली बार नहीं, जे न्यूज में भी एक्सपोज किया। और अमित शाह जी की पुलिस 90 दिन में चार्जशीट भी फाइल करने में नाकामयाब रही। हम उमर खालिद की बात कर दें, 90 दिन में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं किया। शर्जील इमाम ने कहा आसाम को देश से काट दो, और अमित शाह जी कह रहे शाहीन बाग में करंट लगाओ, लेकिन उनकी पुलिस ने वहां से डंडे लगाकर उनको नहीं उठाया। दूसरी बात, शहजाद भाई कहते विदेश से पैसे आए, एफएससीआई और आरबीआई क्या कर रही थी? सो रही थी आरबीआई। और दंगे हो गए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में आने वाले थे, आईबी सो रही थी, रॉ सो रही थी, अमित शाह जी सो रहे थे, अजीत डोवल जी सो रहे थे, कि अनुराग ठाकुर गोली मारने के नारे लगा रहे थे। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस देश ने नहीं दिया है। दोनों को रिजाइन करना चाहिए इन दंगों को लेकर। ये तो आप मानते हैं ट्रंप दौरे के दौरान ये प्लान्ड दंगा था, ये तो मान लीजिए ना, कम से कम गौरव भाटिया, आप मान लीजिए ट्रंप दौरे के दौरान ये प्लान्ड दंगा, कोई अचानक से ये एंटी-सीए और एनआरसी प्रोटेस्टर्स की तरफ से टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा प्रायोजित प्लान्ड दंगा था ट्रंप दौरे के दौरान। तहसीन पूनावाला, ये मान लीजिए, फिर मैं गौरव से जवाब ले लूंगा। जी सर, मैं जी न्यूज पर, मेरा जी न्यूज से संबंध रहा है। कार्रवाई जब हो रही है तो ये क्यों बचाने आ रहे हैं? गलत बात है सर, सही गलत बात है। आपने मुझे मौका दिया नहीं, जब ईडी की कार्रवाई हुई, जब पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट पे कार्रवाई हुई, जब लोग गिरफ्तार हुए जामिया के, तब आप बचाने क्यों आ गए? कोई बात नहीं सर, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ जाऊँ। गौरव आ रहा हूँ। तहसीन शहजाद, मेरा सवाल ये है, तहसीन मेरा सवाल ये, आप मान लीजिए आज तहसीन एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे, मैं जिसका नाम लूं वो बोले, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला, कम से कम आप ये मानेंगे इस चार्जशीट के बाद कि अब ये आप कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा प्रायोजित ये दंगे, एनआरसी सीए प्रोटेस्टर्स प्रदर्शन के नाम पर दंगे वहां पर प्लानिंग हो रही थी और ये दंगे हुए ट्रंप दौरे के दौरान, ये प्लान्ड दंगा था। ये 3 बातें आप मान लीजिए, फिर मैं गौरव से पूछ लूंगा कि भाई वहां की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, ये लोग दंगा प्लान कर रहे। पहले दंगाई मान लीजिए कि हाँ ये दंगाई थे, ये मान लीजिए पहले आप। जी सर, मैं जी न्यूज से जुड़ा हुआ था, मैं इसकी रिपोर्टिंग जानता हूं, सुधीर भाई को जानता हूं, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग करती है। ये जेएनयू के टाइम पर भी साबित किए थे कि इनकी रिपोर्टिंग फैक्चुअल थी। लेकिन इस मुल्क के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वजीर दाखिला इतने इनकॉम्पिटेंट है, अमित शाह जी इतने इनकॉम्पिटेंट है। उदाहरण दे देता हूं, अजीत डोवल को वो इमाम मिलता है और गायब हो जाता है लॉकडाउन के दरमियान। पहले दंगाई तो मान लीजिए, फिर दंगों में लापरवाही पर सवाल पूछ लूंगा। आप तो दंगाई को दंगाई मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले दंगाई तो मान लीजिए इनको। टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे, ट्रंप दौरे के दौरान दंगों की प्लान्ड साजिश, ताहिर हुसैन से लेकर शर्जील इमाम तक, शाहरुख तक, ये सब दंगे। ये दंगाई को दंगाई तो मान नहीं रहे। मैं सवाल क्या पूछूं? गौरव भाटिया से मैं पूछूंगा भाई दंगे कैसे हुए, क्या कर रही थी आपकी पुलिस? मैं सवाल पूछ लूंगा। आप दंगाई को दंगाई तो मानिए, आप जो चार्जशीट में कहा गया, कहिए टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे, बात खत्म। पहले भी कह चुका हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये तो अमित शाह की पुलिस है जो एफआईआर फाइल नहीं, जो चार्जशीट फाइल नहीं करती 90 दिनों के अंदर। ये तो अमित शाह की पुलिस है, आज भी उमर खालिद जेल में नहीं है। ये तो अमित शाह की पुलिस है, आज भी कन्हैया जेल में नहीं है। ये तो अमित शाह की पुलिस है जो इतनी इनकॉम्पिटेंट है। ट्रंप आ रहे और वो सो रहे थे। चलिए ठीक है, आप गौरव भाटिया, उसके बाद ईश्वरण सिंह भंडारी और इफ्रा जान, मैं आपके पास आऊंगा। पहले गौरव भाटिया आप जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया, देखिए, पहले तो अगर कानून की जानकारी कम हो तो बड़ी खतरनाक होती है। वही तहसीन जी आपके चैनल पे कर रहे हैं, कह रहे 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल हुई, चार्जशीट नहीं फाइल हुई। इनको ये भी नहीं पता है कि बेल मिल जाती है अगर समय पे चार्जशीट फाइल ना हो। और 15 लोगों के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हुई। निकम्मा निठल्ला कौन है मैं आपको बताता हूँ। मुंबई के दंगे हुए थे और तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के बंद गले का सूट बदल रहे थे। राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे। वो इनकॉम्पिटेंसी होती है। और यहाँ पे अभी शाहरुख जी ने कहा, उन्होंने लीगल बात उठाई, मैं उसका उत्तर देना जरूर चाहूंगा। शाहरुख जी ने ठीक कहा कि एक व्यक्ति जो है वो आरोपी है, दोषी नहीं है। प्रथम दृष्टया पहले फारूक खान नाम है उनका, फारूक दोनों की करतूतें एक है। मतलब 2.5 महीने तक जेल में है। तो आपकी बहुत गंदी है साहब। उनको आप तो भाई यहीं आके लड़ते रहते हैं।
ये घर पे मसला सुलझा लेंगे। मैं लीगली आपकी बात पर्सनल बाद में होंगे, एक एक करके आप कंप्लीट कर लीजिए। 2.5 महीने तक ताहिर हुसैन की बेल नहीं हुई, गंभीरता होगी ना उन चार्जेस में। दूसरी बात, एफआईआर के बाद, विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई, मतलब और गंभीरता बढ़ जाती है। और अगर आप कहते हैं कि एक आरोपी जो है वो निर्दोष है, तो आपके हिसाब से 4 साल कसाब का ट्रायल भी चल गया था। जब वीडियो में आ गया था उसने लोगों को मारा, तो क्या उसको हम लोग एक आइडल बना लेंगे, उसको निर्दोष मांगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ट्रायल चलता है तो भी जो प्रथम दृष्टया है, ये लोग इसी नजर से देखे जाएंगे कि ये देश में घृणा फैलाते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ये आवश्यक है, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, इफ्रा उससे पहले ईश्वरण सिंह भंडारी, चार्जशीट मेरे पास, ब्रीफ नोट मेरे पास। ये दंगों की प्लानिंग तो बड़ी खतरनाक थी, गरम खौलता पानी, तेल, दरवाजों पर करंट का इस्तेमाल करें। अब तो कुछ कहने को रह नहीं गया मेरे ख्याल से। टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराई दंगों की साजिश, टुकड़े टुकड़े गैंग ने रखी, मैं कह सकता हूँ ना इश्करण? अमन, हाँ जी बिल्कुल अमन भाई, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं होप करता हूँ ये मुझे भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप एक बात देखिए इसके अंदर कि कोई भी जब देश से लड़ाई करता है, जंग करता है, सिडिशन करता है, तो बहुत प्लानिंग चलती है। प्लानिंग के अंदर पहले आता है पैसा। वो पैसा आपने पढ़ के सुनाया 1 करोड़ 30 लाख, शायद पीएफआई से आया है। उसके बाद होता है मासूमों का इस्तेमाल करते हैं। शाहीन बाग में सबसे पहले सबसे आगे बच्चे बिठाए गए थे। उसके बाद उनका इस्तेमाल होता है जंग में जिन पे शक नहीं जाए। तो इन्होंने लिखा कैसे महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, कि जंग के लिए महिलाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद यूज करते हैं नेताओं को। नेता कौन के? ताहिर हुसैन। कौन सी पार्टी से? जो पार्टी दिल्ली चला रही थी उस पार्टी के नेता थे। फिर उसके बाद क्या आता है? हथियार। हथियार कहाँ मिला? ताहिर हुसैन के घर पे मिला। उसके बाद क्या आता है कि सिर्फ आप आईबी ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है, पर आप उससे पहले देखिए डीसीपी थे अमित शर्मा, उनके साथ क्या हुआ, कैसे महिलाएं उनको कमरे के अंदर लेके गई थी, घर के अंदर लेके गई थी, और भगवान की कृपा रही कि वो बच गए, पर बहुत घातक हमला उन पे भी हुआ। तो ये आप देखिए सारी एक रची हुई प्लानिंग चल रही है। पैसा, पॉलिटिशियन, हथियार, महिला जुड़े हैं। और सबसे घातक, मैं चाहता हूं कि जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आए तो वो भी आए। वो हैं इनके आइडियोलॉग, वो हैं वो लोग जो पर्दा डालते हैं इनके ऊपर और बताते हैं कि ये तो मासूम झगड़ा था, ये तो प्रोटेस्टर्स थे, ये तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। घरों के अंदर से आतंकवाद के हथियार निकल रहे हैं। और सबसे खतरनाक इनके वो हैं जो जर्नलिस्ट हैं या इनके आइडियोलॉग्स हैं जो इस पूरी बात पे पर्दा डालते हैं। तो उनके ऊपर भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी चाहिए। नहीं, अब इफ्रा जान कोई सीए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्टर्स, मतलब ये तो सीधे सी बात हुई ना कि प्रदर्शन के आड़ में दंगों की प्लानिंग हो रही थी ना, प्रदर्शन के आड़ में दंगों की प्लानिंग हो रही थी। चार्जशीट ये बता रही है इफ्रा जान। जी आपको मैं बता दूं, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका। उम्मीद करती हूं सभी पैनलिस्ट जो हैं रेसिप्रोकेट करेंगे। पहली बात, अगर सीएए प्रोटेस्टर्स ने दंगे भड़काए तो मैं आपको बता देती हूं कि सीएए सपोर्टर्स ने तो 33 अल्पसंख्यकों को भी जिंदा मौत के घाट उतार दिया दिल्ली के दंगों में। उन 33 अल्पसंख्यकों जिनको जिंदा मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक 80 साल की महिला थी जिसको जिंदा जलाया गया। मेरा सवाल है कि उन पे चार्जशीट दायर कब होगी? मैं आपको नाम बताने लगूं, तो हमने इससे पहले भी देखी थी जो प्रज्ञा सिंह, मैं आपको धर्म देखकर नाम बताने लगूं। मैं गया था चांदबाग इलाके में, मिठाई की दुकान नेगी के साथ क्या किया गया था, हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया था। अब छोड़िए ना, मैं अब धर्म देखकर मैं नहीं देख रहा ना मौतें। दंगे हुए, हिंदू भाई भी मरे हैं, आप जानते हैं। मैं अब नाम बताने लग जाऊं क्या क्या हुआ था? दंगे हुए थे तो हिंदुओं के साथ क्या हुआ? ये ताहिर हुसैन से लेकर शाहिर से लेकर शाहरुख से लेकर शर्जील इमाम किस धर्म के हैं? नहीं, शर्जील इमाम से लेकर ताहिर हुसैन तक दंगों की प्लानिंग में एक हिंदू का नाम बताइए। चलिए मेरे को दंगों की प्लानिंग में, अब हिंदू मुस्लिम कर रही हैं आप, दंगों की प्लानिंग में एक हिंदू का नाम बताइए मेरे को। दंगों की प्लानिंग में एक हिंदू का नाम बताइए मेरे को। ईश्वरन सिंह के टाइम पे नहीं बोले, मेरे टाइम पे बोले। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया मैम। मुझे बताइए दंगों की प्लानिंग में एक हिंदू का नाम, एक हिंदू का नाम ताल ठोक के कहता हूं भाई। अगर दंगों की प्लानिंग में, दंगे कराने में, दंगे करने में एक हिंदू का नाम बताइए। आप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए।
मैं बता रहा हूं शर्जील इमाम से लेकर ताहिर हुसैन तक, शाहरुख से लेकर, मैं आपको 10 नाम गिना दूं, मैं आपको 10 नाम गिना देता हूं। शर्जील इमाम से लेकर ताहिर हुसैन तक, शाहरुख, उमर खालिद, कितने नाम गिनाऊं? आप मुझे एक हिंदू का नाम बताइए। मुझे नहीं बोलने दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, ताल ठोक के। एक हिंदू का नाम बताइए, अभी चैलेंज कर रहा हूं आपको। अब मुझे बात करने की जी, अब हाँ बोलिए, एक हिंदू का नाम बताइए, वरना माफी मांगिए। नहीं, आप एक हिंदू का नाम बताइए जिसने, एक हिंदू का नाम जिसने दंगे कराए या दंगे भड़काए। जी बिल्कुल बिल्कुल, 13 हिंदू। जी बता देती हूँ भाई, क्या सेम रिपीट कर रहे हो? एक ही बात बता रही हूँ। अंकित शर्मा सबने देखा। उस 80 साल की महिला का नाम बताओ जो जिंदा जलाई गई। एक हिंदू का नाम बताइए। इफ्रा, जाने नहीं दूंगा आपको, सवाल नहीं छोड़ूंगा। आपने गलत बोला, आपने आरोप हिंदुओं पर लगाया कि 35 मुसलमानों को मार दिया हिंदुओं ने। मुझे एक हिंदू का नाम बताइए वरना माफी मांगिए आज। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आप सीधा हिट एंड रन करती है, हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। एक नाम बता के दिखा दीजिए आप। 33 अल्पसंख्यकों को एक नाम बताइए हिंदू का, उनका घर जलाया, एक नाम। आई चैलेंज ताल ठोक के, एक हिंदू का नाम बताइए दिल्ली दंगों में जिसका आया हो। जब चार्जशीट ही नहीं है भाई, जब चार्जशीट में ये जो नाम है काल्पनिक है क्या? उमर खालिद से लेकर ताहिर हुसैन, शर्जील इमाम, कितने नाम गिनाऊं? नहीं इफ्रा, नहीं, उनको पकड़ेगी ही नहीं। इफ्रा जान नो, इफ्रा जान नहीं। आज आपने बहुत सीरियस स्टेटमेंट दी ताल ठोके में। आपने बोला हिंदूओं ने 35 मुसलमानों को मार दिया दंगे में। बताइए उन लोगों को किसने मारा? मैं दिल्ली, गलत, मैं यही कह रहा था। सॉरी बोलिए, आप सॉरी बोलिए, आप सॉरी बोलिए। बहुत आसान है आपको हिंदुओं को दंगाई कहना। आप एक हिंदू दंगाई का नाम बताइए। आप एक हिंदू दंगाई का नाम बताइए। भाई आप लोगों ने मजाक बना रखा है, हिंदू ने मुसलमान को मारा। एक हिंदू का नाम बता दीजिए मेरे को। लेकिन कल को मुझे क्या हो गया? नहीं है ना नाम, दंगाई नहीं है। बिना होमवर्क मत बोला करिए, आप गलत बोलती हैं। पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, मैं कैसे नाम बता दूं? जब पुलिस ने पकड़ा ही नहीं तो फिर शर्जील इमाम से लेकर ताहिर हुसैन हिंदू है क्या? किसने मारा? ताहिर हुसैन से लेकर शर्जील इमाम हिंदू है क्या? अकबरी को किसने जलाया? बताइए, बताइए ना, नाम बताइए एक हिंदू का। एक हिंदू का नाम बताइए दिल्ली दंगों में। 10 बार पूछूंगा सवाल। किसने जलाया? आप लोगों का एजेंडा पंचर करने वाला सवाल है ये। आपको दिल्ली दंगे हिंदुओं ने करे, हिंदुओं ने करे, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, 35 मुसलमानों को मार दिया। इफ्रा जान, फॉर गॉड सेक, झूठ मत बोला करिए। एक हिंदू का नाम आप नहीं बता सकती हैं। 5 मिनट हो गए आपसे पूछते हुए। इफ्रा जान, आपको बताना होगा देश को वो भारतीय थे या वो हिंदू मुस्लिम थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। गौरव भाटिया जी, जो 33 अल्पसंख्यकों को मारा, उनकी चार्जशीट फाइल कब होगी? मुझे सवाल पूछना है दिल्ली पुलिस से। बताइए, उनको बताइए। हो सकता मुसलमानों नहीं मारा हो, 80 साल की महिला, हो सकता मुसलमानों नहीं मारा हो, चार्जशीट बताइए। हो सकता है मुसलमानों नहीं मारा हो। एक एक करके बात करेंगे, अच्छा लगेगा। हम लोग अपने आप को ही मारते हैं ताकि तमाशा करें। तो वही तो हो रहा है दुनिया भर में। हम लोग आप क्या जानना चाह रही है मेरे से? ISIS से लेकर वहाँ क्या चल रहा है? मुसलमान को मार रहा है, छोड़िए। दिल्ली दंगों में एक हिंदू का नाम गूगल करिए, नोट करिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शहजाद, उसके बाद गौरव भाटिया। पहले शहजाद, उसके बाद गौरव भाटिया। शहजाद, 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 उसके बाद गौरव भाटिया। इफ्रा जान, आपके पास नहीं है एक हिंदू। मेरी बहन इफ्रा, आप नहीं बता पाई। मेरी बहन इफ्रा की दिक्कत ये है, घरों में खुद आग लगाते हैं। ठीक है इफ्रा, भी चीखो मत, इफ्रा चीखो मत, इफ्रा मत चीखो इतना। इफ्रा सच चीख से चीखने से सच नहीं बदल जाता। मेरी बहन इफ्रा के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और विक्टिम कार्ड है। इनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और विक्टिम कार्ड है। ये विक्टिम कार्ड हर शो में खेलती रहती है। इफ्रा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अमन, आप इनकी आवाज अगर नहीं करवाएंगे नीचे तो ये हमारी आवाज नहीं आने देगी, ये खुद ही बोलती रहेगी। इनके पास बड़ी कैपेसिटी है, लंग इनका बहुत अच्छा है। थोड़ा बुरा लगेगा, अब मैं बोल सकता हूँ। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको थोड़ा समझना चाहिए। उनकी नेशनल टेलीविजन पर पोल खुली है, उनका झूठ पकड़ा गया, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। आपको थोड़ा सम्मान करना चाहिए इस चीज का, उनकी भावनाओं का। ठीक, उनको बोलने दीजिए प्लीज। किसको लग रहा है वो तो सबको दिख रहा है। ये भाजपा के ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो बैठे हुए ना पैनल पे, हम सब समझते हैं। ठीक है इफ्रा, प्लीज। हमने अपना घर जलाया, हमने अपने लोगों को जलाया, हमने 400 मस्जिदें जला दी, हमने 400 घर जला दिए। ऑडियो वन इफ्रा प्लीज। शहजाद पूनावाला, आपको ऑडियो ने शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी, पता लग गया। मैं 5 मिनट मेरे कानों तक उनका अजान पहुंच रहा है ना लगातार।
एक शहजाद पूनावाला, आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑन जमाती है। को भी बचाने आ जाती है, दंगाई को भी बचाने आ जाती है इफ्रा। हाँ, जमाती और दंगाई दोनों को बचाने इफ्रा आ जाती है। उनके पास ये विक्टिम कार्ड बड़ा अच्छा है। पर मेरा 2 सवाल है। पहले तो ये है कि मैंने आपको बताया ना, ये हिंदुओं को दोष देने की पूरी प्रक्रिया थी। दूसरी बात, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग था, ये भी आज स्पष्ट हो गया। तीसरी बात, जब पकड़ा जाता है तहसीन, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड, जब तहसीन बोल रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तब कार्रवाई होती है। आसिफ इकबाल के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये पोस्टर बनाते कविता कृष्णन और तहसीन पूनावाला, बोलते मुसलमानों को क्यों आप लोग पकड़ रहे हैं। ये मुसलमानों के नाम पर आ जाते हैं, ये इस्लामोफोबिया का हुआ मचाते हैं। तो पकड़े, ईडीआई की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, पुलिस की कार्रवाई हो, तो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनका करे तो करे क्या सर। ये दंगा सहयोग नहीं, प्रयोग था। तहसीन पूनावाला इस प्रयोग को बचाने और इस पर पर्दा डालने के हर रोज आते हैं। गौरव भाटिया, उसके बाद तहसीन पूनावाला और फारूक खान आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने तो शुरुआत में कह दिया था ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग था, और चार्जशीट ने तो बता दिया ये प्रयोग भी बड़ा खतरनाक था। मतलब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और भी हो सकती थी। गौरव भाटिया, उसके बाद तहसीन, फिर फारूक। बीच में कोई ना बोले, जिसका नाम लू वो बोले, रिक्वेस्ट है। देखिए अमन जी, बहुत ही पीड़ाजनक है कि आपके चैनल पे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। दंगाइयों के भी धर्म ढूंढ लिए जाते हैं, लाशों के धर्म ढूंढ लिए जाते हैं, आरोपियों के धर्म ढूंढ लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट की डिबेट याद करिए 11 मार्च 2020 की, अमित शाह जी से ओवैसी जी ने सवाल कर दिया था कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान, और जो जवाब गृह मंत्री जी ने दिया था वही मैं यहां दे रहा हूं। भारतीय मारे गए ये बात आप करिए, हिंदू मुस्लिम मारे गए ये गलत है। इफ्रा जी बता रही है 80 साल की महिला, उनके साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। क्या वो शब्द याद है जब अमित शाह जी ने कहा कि जुबैर भी, कहते हैं कि हिंदू मरे, यहाँ पे दबों में दही क्यों जम जाती है। आपको दर्द क्यों हो रहा है बताइए। अभी आप कह रही थी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला जब पाकिस्तान में आप कहते हैं कि हिंदू मरे, क्रिश्चियन मरे, तो यहाँ पे वहां पे भी तो पाकिस्तानी मरते हैं। यहाँ पे मुंह में दही क्यों जम जाती है उनका नाम लेने से। दही जमाने के लिए आप पाकिस्तान जाइए, वहां का रेफ्रिजरेटर आपके मारने वालों का धर्म होता है, मारने वालों की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मरने वालों का धर्म नहीं होता। आप फिर नेशनल टेलीविजन पर पोल खुलवाना चाहती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे सवाल पूछना जो आपके पास जवाब नहीं है। धर्म होता है। आप ये बताइए, इस तरह से बीच में बोलती है आपको, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इफ्रा, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। आप रेगुलर डिबेट्स पर आती हैं, मैं आपका नाम लूंगा अभी, तब आप बोलिएगा इफ्रा प्लीज। किसी ने बोलने नहीं दिया, अब मुझे नहीं, इफ्रा आपको पूरा बोलने दिया, सबसे ज्यादा आप ही ने बोला। ये विक्टिम कार्ड देखिए, निकल गया विक्टिम कार्ड, निकल गया विक्टिम कार्ड। लगातार हम सुनते रहे। गौरव, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। गौरव, आप अपने पॉइंट पर रहिए। गौरव, हम लोग बोलेंगे तो आप बीच में बोलने लगेंगे। नहीं, वो नहीं बोलेंगे आप। इफ्रा, मैं आपका नाम लूंगा, आप तब बोलिएगा प्लीज। गौरव, जब बोलेंगे मैं विक्टिम कार्ड दिखाऊंगा। देखिए, बिल्कुल एक स्पष्ट बात कर दूं, हिंदू मुस्लिम करना इस तरह से बिल्कुल गलत है, और यही अमानतुल्लाह ने भी किया। अमानतुल्लाह के 2 ट्वीट हैं, 31 मई का और उसके अलावा 7 मार्च का। आप देख लीजिए, कार्रवाई करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करो, हम एक तरफ कार्रवाई करते रहेंगे और क्योंकि हम ये सवाल मुसलमान करते रहेंगे। आपको एक तरफा की जो आपकी ये कार्रवाइयां चलती है ना, इस पे सवाल करेंगे। जितना तड़पना तड़पिए, आपको जितना शोर मचाना है मचाइए। पाकिस्तान की ये सब के सब चाहते हैं भारत कमजोर हो, और इनका कारण क्या है कि इफ्रा, आप बोलना चाह रही है, मैं आपके पास आता हूँ। उसके बाद तहसीन और इश्करन में आपके पास आऊंगा। इफ्रा, क्या आप भी शर्जील के साथ हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या शर्जील देशद्रोही है? आप शर्जील के साथ हैं? सीधा सवाल आपसे, शर्जील इमाम जी, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशद्रोही है? शर्जील इमाम, आप बताइए। चिकन नेक, आपको पता ही नहीं होगा चिकन नेक क्या होती है वैसे। अच्छा, चिकन नेक क्या होती है? चिकन नेक काटने की जो बात की थी वो आपको समझ में आई थी क्या है? मेरे ख्याल से इसलिए आप उनका विरोध नहीं कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है चिकन नेक काटने का मतलब क्या है। पार्लियामेंट में बैठा दीजिए। इफ्रा, और महिलाओं को शर्म नहीं आती है। जम गई भाई, बताओ प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशद्रोही है कि नहीं है, बताओ। शर्जील इमाम ने जो चिकन नेक काटने की बात करी थी, ये समझ में आई थी आपको? वो समझ ही नहीं आई होगी शायद, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर पा रही। चिकन नेक काटने का मतलब समझ में आया आपको? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो चिकन नेक नहीं, इनको नहीं पता, नहीं इनको नहीं पता। चिकन नेक काटने का मतलब
आपको क्या लग रहा है मुर्गी की गर्दन तोड़ दी इस वजह से हम उसको देशद्रोही कह रहे हैं? उन्होंने बम फोड़े। ये मुर्गी की गर्दन वाला चिकन नेक नहीं, आपको समझ, एक मिनट कोई ना बोले प्लीज। मेरे को लग रहा है इफ्रा थोड़ा पता ही नहीं है इफ्रा को। शर्जील इमाम ने जो चिकन नेक काटने की बात कही, आपको समझ में आया उन्होंने क्या कहा था? उसको पार्लियामेंट में बिठा दीजिए आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर। नहीं, इनको नहीं पता, ये नहीं पता, पकड़ी गई। आपको इफ्रा आपको नहीं पता, आपको आप ऑनेस्ट कन्फेशन नहीं पता, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आपको। उसकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोई अभी बता देंगे, इश्करण आपको समझा देंगे, तहसीन भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। जो शर्जील इमाम ने जो चिकन नेक काटने की बात करी, उसका क्या मतलब था? इतने देशभक्त हैं तो एनआईए की चार्जशीट ना नहीं, सवाल नहीं छोड़ूंगा, आप भागेंगी, आपको पता ही नहीं है। चार्जशीट का क्या मतलब? इफ्रा जान, आपको यही नहीं पता मैं किससे डिबेट कर रहा हूँ। उस पे बात कीजिए ना। शर्जील इमाम ने जो चिकन नेक काटने की बात करी है, वो आपको क्या लग रहा है, क्या है वो? तो प्रज्ञा जी का कुछ पता ही नहीं है। शर्जील इमाम चिकन नेक नहीं पता, नॉलेज नहीं है, नहीं पता क्या मतलब है इसका। बम ब्लास्ट करवाए थे, वो क्या है? नहीं पता मेरे ख्याल से, वो क्या है? आपको नहीं पता? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, 3 से 4 देशों का वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहा जाता है, आपको नहीं पता है? उत्तर पूर्व से भारत को जोड़ने वाला वो कॉरिडोर, उसको कहते हैं चिकन नेक। आपको लग रहा है वो मुर्गी की गर्दन तोड़ देंगे इसलिए हम उसको देशद्रोही कह रहे हैं। मैं एक बार समझा देता हूं आपकी जानकारी के लिए, आपको पता ही नहीं था चिकन नेक, फिर कोई आपकी गलती नहीं है, फिर आप रहिए शर्जील के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इश्करण सिंह भंडारी, हमारा भारत टूट चुका है, जो लद्दाख में चाइना ले चुका है। आपको इंटरप्ट नहीं किया मैंने। इश्करण उनको पता नहीं है चिकन नेक, उनकी गलती नहीं है, उनको कोई टारगेट नहीं करेगा। अमन भाई बिल्कुल सही बात है। हम लोग सारे यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि शर्जील इमाम देशद्रोही है, पर इनको शायद लगता है किसी मुर्गी की गर्दन हलाल करने की बात हो रही है तो वो देशद्रोही क्यों है? अगर इनको नॉलेज ही नहीं है तो मैं इनको क्या ब्लेम करूं? पर अब आप जान लीजिए, और ये जानने के बाद कह देना कि शर्जील इमाम देशद्रोही है, क्योंकि शायद अभी तक आप सोच रही थी कि वो किसी मुर्गी की गर्दन काटने की बात कर रहा है। उनको शायद पता ही नहीं है क्या कहा है शर्जील इमाम ने। चिकन नेक क्या है? वेस्ट बंगाल से कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, जो जोड़ता है भारत को नॉर्थ ईस्ट से। वो चाहते थे कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से काट दिया जाए। ये है चिकन नेक, ये मुर्गी खाने में हलाल नहीं है। शर्जील इमाम किसी मुर्गी को हलाल करने की बात नहीं कर रहे थे, वो भारत को नॉर्थ ईस्ट से काटने की बात कर रहे थे, इसलिए वो देशद्रोही हैं। मुझे लगता है कि न्यूज़ पे अमन भाई के शो पे आपको जानकारी मिल गई है, सबको ऑडियो बंद। इफ्रा, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डिबेट को थोड़ा स्पॉइल कर रही है मैम। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटने की बात की थी, आपको शायद इसका मतलब नहीं पता, इसलिए आप शर्जील इमाम को देशद्रोही नहीं मान रही हैं। अभी फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं टाइमर चला रहा हूं, एंड आई मेक श्योर आप किसी और के बीच में ना बोले। 1 मिनट इफ्रा जान आपका है, 1 मिनट आपका टाइमर है। शर्जील इमाम देशद्रोही है या देशभक्त है? आपका 1 मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब टाइमर के साथ बोलेंगे 1-1 मिनट। इफ्रा जान 1 मिनट आपका जी। ठीक है, आप भी बीच में मत बोलेगा। शर्जील इमाम देशद्रोही है या देशभक्त है, ये मैंने अपने घर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल के रखा है, ये कोर्ट फैसला करती है। आम लोग, मीडिया और आप और मैं फैसला नहीं करते हैं किसी की देशद्रोही और देशभक्ति का। इसी तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशद्रोही है या देशभक्त है, ये भी कोर्ट फैसला करेगा। और जिन लोगों पे आज चार्जशीट दायर हुई है जिसमें हमको कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया है, यानी कोई दिल्ली पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई है, कोई फोन कॉल फुटेज नहीं दिखाई है, कोई फोटो नहीं दिखाए हैं, जैसे उन्होंने जामिया की लाइब्रेरी फुटेज दिखाई थी, आज उन्होंने कोई दिल्ली पुलिस ने ऐसा एविडेंस नहीं दिखाया है, ये कोर्ट में दिखाएंगे। उसी दिन पता चलेगा हम लोगों को, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये लोग देशद्रोही है या नहीं है। लेकिन उन 33 अल्पसंख्यकों को जिनको मारा गया, जिनके घर जलाए गए, 400 घर जलाए गए, 4 मस्जिदें जलाई गई, उन लोगों पे चार्जशीट कब दायर होगी, ये मेरा सवाल एक दिल्ली पुलिस से है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिल्ली पुलिस से। अब आपने बोल लिया, आपका ऑडियो बंद इफ्रा जान का। 1 मिनट आपका मैंने पूरा दिया, अब आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मजबूरन मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आप 1 मिनट बोली, कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब आप तब तक गूगल कर लीजिए कि चिकन नेक होता क्या है और शर्जील इमाम ने दरअसल कहा क्या था। ये 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा जो कॉरिडोर है, ये उत्तर पूर्व को भारत से जोड़ता है। आपको पता नहीं था, मैं इसलिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा। अब इश्करण सिंह भंडारी 1 मिनट आपका। इश्करण सिंह भंडारी। अमन भाई देखिए, बीच में नहीं, आपका ऑडियो बंद है।
इफरा आपका ऑडियो बंद, प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए अमन भाई। इश्करण 1 मिनट आपका। अमन भाई, मैं ये मानता हूं कि सारे देशभक्त बैठे हुए हैं, शायद किसी को जानकारी ना हो कि चिकन नेक क्या है, तभी कह रहे थे शर्जील इमाम हमारा नेता है। शायद उनको लगता हो कि मुर्गी को हलाल करते हैं, वो मुर्गी काट रहा था, हम उसको देशद्रोही क्यों बोल रहे हैं। चिकन नेक भारत को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट से, वो उसको काटने की बात कर रहे थे। आपके शो में ताल ठोक के में इनको जानकारी मिल गई है, इन्होंने बहुत घुमाने का ट्राई किया, पर आपने इनसे पूछते रहे तो अब इनको जानकारी मिल गई होगी। तो मुझे उम्मीद है पॉजिटिविटी में मानना चाहिए कि हमें शो पे जानकारी मिली है, और कहना चाहिए कि शर्जील इमाम ने, अगर ये एलिजेड कहते हैं वो भी कह लें कि अगर शर्जील इमाम ने ये कहा है कि मैं चिकन नेक को काटना चाहता हूं तो वो देशद्रोही है। इतना तो बोल दो कि अगर उसने ये कहा है तो वो देशद्रोही है, इतना मानेंगी। तहसीन, उसके बाद शहजाद और कंक्लूडिंग कमेंट गौरव भाटिया मैं आपसे लूंगा। अब तहसीन आपकी टर्न। माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार कैसे काम कर रहे थे कि उनके नाक के नीचे पीएफआई ने इतनी बड़ी साजिश कर दी और चौकीदार सोए थे। इन्होंने इतना घटिया सिस्टम देश में बनाया कि विदेश से पैसे आ रहे और चौकीदार को पता ही नहीं पैसे कहाँ आ रहे। चौकीदार पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे दंगे होने वाले। और अमित शाह जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। इश्करण भाई जी बिल्कुल सही कह रही है, मुर्गी हलाल करने वाली बात नहीं करी, लेकिन देश को तो झटका मार दिया अमित शाह की इनकॉम्पिटेंस ने कि इतने बड़े दंगे हो गए। वो भी जब एक विदेशी मेहमान आया था हमारे देश के अंदर और अमित शाह बोल रहे थे हम करंट लगाएंगे। करंट तो इनको लगाना चाहिए। 30 सेकंड शहजाद, उसके बाद गौरव भाटिया आपका कंक्लूडिंग कमेंट। 30 सेकंड शहजाद। जब कार्रवाई होती है, जब अमित शाह की पुलिस कार्रवाई करती है तो मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड खेल के यही लोग आते हैं। ईडी की कार्रवाई होती है तो बोलते पीएफआई तो बड़ी मासूम संस्था है। और ये मैडम बोल रही थी मेरे घर में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि मैं किसी को देशद्रोही बोलूंगी, पर पूरे हिंदू कौम को आतंकवादी बोल दी कांग्रेस ने, पूरे भगवे रंग को आतंकवाद से जोड़ दिया कांग्रेस ने। और इन्हीं की मंडली ने एक लेटर लिखा और क्या लिखा, जय श्री राम युद्ध घोष है। तब आपने कैसे निर्णय सुना लिया मैडम, तब आपने निर्णय कैसे सुना दिया? पूरी कौम को आपने खड़ा कर दिया दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार के लिए। और आप कहते हैं शर्जील इमाम मेरे देश का द्रोही, मेरा देशभक्त है, मेरा दोस्त है। अमन जी मैं शुरुआत करूंगा। देखिए नरेंद्र मोदी सबका हिसाब होगा, जिसने भी दिल्ली में दंगों की साजिश रची, दंगाइयों का सबका हिसाब होगा। आश्वस्त कर दीजिए ताल ठोक के। बिल्कुल हिसाब भी होगा। और ये देश बदल रहा है, कैसे बदल रहा है मैं बता दूं। मेरे साथी है तहसीन बोल रहे थे, यासीन मलिक किसी समय मनमोहन सिंह जी के आवास में जो सरकारी है चाय पीते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे है। और दुख की बात क्या है, अभी इफरा जान ने कहा कोर्ट फैसला करेगी, मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना हूं, अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द बोल देते कोर्ट का फैसला, जबकि उल्टा आता है। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कौन सा फैसला आया और अफजल गुरु के खिलाफ फैसला आया तो इन्होंने कहा उसकी न्यायिक हत्या हो गई। तो इनकी सुविधा अनुसार कोई फैसला ये मानेंगे, कोई फैसले ये खुद ही सुनाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं आतंकवादी भी मेरा भाई है क्योंकि उसका धर्म हमें अच्छा लगता है और जनता देखती रहे। ये अब होने वाला नहीं है भारत में। आतंकवादी को फांसी होगी, दंगाई जेल के पीछे जाएगा। ये मोदी जी का भारत है, जान लो। देखिए आज के बाद कोई ये नहीं कह पाएगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि ये जो चार्जशीट है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से दायर की गई है, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने रची दिल्ली में दंगों की साजिश। उमर खालिद का भी इसमें नाम है, हालांकि आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन ताहिर हुसैन उमर खालिद से भी मिला था। उमर खालिद आप जानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नारेबाजी करने वाला उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना उमर खालिद, उसका भी इसमें नाम है। ताहिर हुसैन दंगों का मास्टरमाइंड, 1,30,00,000 दंगों का खर्च। और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज ये, ट्रंप दौरे के दौरान प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से, साजिशन दिल्ली में दंगे कराए गए थे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां लेने के लिए कि इंटरनेशनल स्तर पर यह खबर छपेगी। सिर्फ इसलिए 50 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया गया दंगों के नाम पर। एक छोटा सा देख लेना, ताल ठोक के देख लेना, छोटा सा देख।